तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं बजट का इतिहास कि आखिर बजट शब्द लिया कहाँ से गया है। तो बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है। किस शब्द से? बुजेट से, जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा चमड़े का थैला। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बजट शब्द का विकास किस भाषा से लिया गया है? ये फ्रेंच शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? एक छोटा चमड़े का थैला। और इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल ने 1721 से लेकर 1742 के दौरान अपने जो वित्तीय प्रस्ताव है, यानी कि सालाना आय और व्यय का जो खर्चा है, इसका जो विवरण है, इसके दस्तावेज को वो एक चमड़े के थैले में रखते थे। और जब वालपोल इस प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत करते थे तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि बजट खोला गया है। और इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द ही प्रयोग होने लगा। तो पहले ये मजाक में कहा जाता था। जब रॉबर्ट वालपोल प्रस्ताव को निकालते थे चमड़े के थैले से और पढ़ना शुरू करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि बजट खोला गया है, यानी कि चमड़े का थैला खोला गया है। बाद में इसी को वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव के लिए प्रयोग किया जाने लगा। मतलब कि जब भी किसी वार्षिक आय व्यय के ब्यौरे को पढ़ा जाता है, प्रस्ताव को पढ़ा जाता है, तो उसे बजट कहा जाने लगा। तो ये है कि आखिर बजट शब्द लिया कहाँ से गया। उसके बाद देखते हैं कि भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो जेम्स विल्सन ने किया। और कब किया? 7 अप्रैल 1860 को किया। इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसे? जेम्स विल्सन को, क्योंकि इन्होंने ही भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। इसीलिए इन्हें भारत की बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का, आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। तो जो जेम्स विल्सन थे, इन्होंने 1860 में बजट पेश किया था और ये भारत का पहला बजट था। पर आज़ाद भारत का जो पहला बजट था, ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। और किसके द्वारा पेश किया गया? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया। तो ये हो गया स्वतंत्र भारत। उसके बाद देखते हैं कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो ये सब पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, इसीलिए मैंने इसे कवर किया है। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का शनमुखम शेट्टी ने और गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने पेश किया। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत का बजट पेश किया है। तो भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने भारत का बजट पेश किया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के पद पर भी थे और इसके साथ इनके पास वित्त मंत्री का भी प्रभार था, इसीलिए इन्होंने बजट पेश किया था। तो सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिन्होंने बजट पेश किया था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी। इन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था, क्योंकि उस समय इनके पास वित्त मंत्रालय भी था। उसके बाद है राजीव गांधी। इन तीनों ने ही भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तीनों ही नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं इंदिरा गांधी। हमने पीछे पढ़ा ना कि इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। उस समय इनके पास वित्त मंत्रालय भी था। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं इंदिरा गांधी। उसके बाद देखते हैं कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। तो निर्मला सीतारमण। जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं वो इंदिरा गांधी हैं। हमने पीछे देखा ना कि इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। उस समय उनके पास वित्त मंत्रालय का भी अतिरिक्त कार्यभार था। पर जो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, ये है निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में है, याद रखिएगा। और भारत का सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, मतलब कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है भारत का?
मोरारजी देसाई ने कितनी बार? 10 बार। तो मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है भारत का, 10 बार। ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। मतलब कि जो हमारा संविधान है इसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उपयोग किया गया है। भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। ये भी याद रखिएगा। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया। अब हम आते हैं करंट पोर्शन पे। तो अब हम आते हैं 2022-23 के बजट पर। तो आम बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। और निर्मला सीतारमन ने कुल 2 बार पेपरलेस एवं डिजिटल बजट पेश किया है। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जो डिजिटल बजट पेश हुआ था ये पिछली बार यानी कि 2021-22 में हुआ था। ये भी निर्मला सीतारमन ने ही पेश किया था। अब ये दूसरी बार है कि पेपरलेस और डिजिटल बजट पेश किया गया है। पहली बार 2021-22 में किया गया, अब ये दूसरी बार है। और 2022-23 में कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये राशि याद रखिएगा, 39,44,909 करोड़ रुपए का बजट है इस बार का। कितना? 39,44,909 करोड़। ये पूरी फिगर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39,44,909 करोड़ रुपए। तो इस वार्षिक वित्तीय विवरण में निर्मला सीतारमन ने यहीं से शुरुआत किया था कि जो चालू वर्ष है 2021-22 चल रहा है, इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है। जो ये वर्ष चल रहा है ना 2021-22, इसमें भारत की वार्षिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है। और जो बजट पेश किया गया है 2022-23 का, तो इसमें कहा गया है कि 2022-23 में भारत की विकास दर 8 से लेकर 8.5% के बीच रहने की उम्मीद है। तो अभी जो चालू वर्ष है इसमें कितनी उम्मीद है? 9.2% रहने का अनुमान है। और आगे 2022-23 में 8 से लेकर 8.5% के बीच में वृद्धि दर रहने की उम्मीद है। ये दोनों ही फिगर याद रखिएगा, चालू वर्ष में 9.2% और आगामी 2022-23 में 8 से लेकर 8.5% के बीच। तो आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने बजट तो पेश कर दिया, पर जैसे भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो पैसा आएगा कहाँ से? रूपी कम्स फ्रॉम। मान लीजिए कि 100 रुपये का बजट है, तो 100 रुपये में से पैसा आएगा कहाँ? तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पोर्शन है उधार एवं अन्य देनदारी यानी कि बोरोइंग से। तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 35 रुपये उधार से आएंगे। और दूसरे नंबर पर आता है जीएसटी, 16 रुपये जीएसटी से आएंगे। और उसके बाद आता है कॉरपोरेशन टैक्स, 15 रुपये कॉरपोरेशन टैक्स से आएंगे। फिर उसके बाद आता है आयकर इनकम टैक्स, 15 रुपये इनकम टैक्स से आएंगे। 7 रुपये केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से आएंगे। तो ये क्या है आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा? तो कहाँ से आएगा? बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ यानी कि उधार और अन्य देनदारी से आएगा, उधार लेकर आएगा। दूसरे नंबर पर आता है जीएसटी, तो 16 रुपये जीएसटी से आएंगे। उसके बाद आता है कॉरपोरेशन टैक्स, तो 15 रुपये कॉरपोरेशन टैक्स से आएंगे। उसके बाद आता है इनकम टैक्स और 15 रुपये इनकम टैक्स से भी आएंगे। तो ये आपको याद रखना है, टॉप 4 तो आपको याद ही रखना है, बोरोइंग, जीएसटी, कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स। उसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, नॉन टैक्स रेवेन्यू और उसके बाद लास्ट में आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। तो ये तो हमने देख लिया पैसा आएगा कहाँ से। अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ पर होगा? रुपीज़ गोज टू। तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा ब्याज की अदायगी पर। जब ऋण लिया जाएगा तो पैसा भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर खर्च होगा? ब्याज पर खर्च होगा। तो 100 रुपये हैं खर्च करने के लिए, तो 20 रुपये ब्याज पर खर्च होंगे। दूसरे नंबर पर आता है राज्यों के हिस्से का टैक्स और ड्यूटी, मतलब कि जो राज्यों के हिस्से का टैक्स है वो राज्यों को दिया जाएगा, तो 17 रुपये राज्यों को दिए जाएंगे 100 रुपये में से। तीसरे नंबर पर आता है जो केंद्र की योजनाएं हैं, तो 15 रुपये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन पर खर्च किए जाएंगे। उसके बाद आता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र यानी कि वित्त आयोग व अन्य ट्रांसफ़र, 10 रुपये वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। उसके बाद जो सेंट्रल के स्पॉन्सर्ड योजनाएं हैं 9 रुपये वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। उसके बाद सब्सिडी 8 रुपये वहाँ पर खर्च किए जाएंगे, रक्षा पर 8 रुपये खर्च किए जाएंगे, पेंशन पर 4 रुपये खर्च किए जाएंगे और बाकी के जो खर्च हैं वहाँ पर 9 रुपये खर्च किए जाएंगे। तो ये ब्यौरा है कि कहाँ पर कितना खर्च किया जाएगा। सबसे ज़्यादा पोर्शन है ब्याज की अदायगी में चला जाता है
और वहाँ पर भी हमने देखा कि उधार का कितना पोर्शन था, 35%। मतलब कि अगर टोटल 100 रुपये भारत सरकार के पास हैं, 35 रुपये कहाँ से आएंगे, उधार लेकर आएंगे। और सबसे ज़्यादा खर्च भी कहाँ पर होगा, उसी उधार के ब्याज में, 20 रुपये, याद रखिएगा। तो टॉप 3 इसमें याद रख लीजिएगा कि ब्याज की अदायगी पर 20%। दूसरे नंबर पर आता है राज्यों के हिस्सों का टैक्स और ड्यूटी, 17 रुपये। और तीसरे नंबर पर आता है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर 15 रुपये खर्च होंगे। तो ये हमने देख लिया कि पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ पर जाएंगे। तो अगले 25 साल में भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। तो आपने वित्त मंत्री के भाषण में भी सुना होगा अमृत महोत्सव और अमृत काल के बारे में, कि भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। तो ये अमृत महोत्सव और अमृत काल क्या है? तो जैसे कि अभी 2022 में भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तो इसी को अमृत महोत्सव कहा गया कि भारत की आज़ादी के अब 75 साल हो जाएंगे ना, तो उसको अमृत महोत्सव कहा गया। जब भारत अपनी 100वीं आज़ादी मनाएगा, 100वीं वर्षगांठ मनाएगा आज़ादी की, तो उसके बीच में जो 25 साल आते हैं ना, इसी को अमृत काल कहा जा रहा है कि भारत अभी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और उसके बाद जब 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो इसी के बीच में 25 साल जो आ रहे हैं उसी को अमृत काल कहा जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रख के कि भारत की जो 100वीं वर्षगांठ है उसके बीच में जो 25 साल हैं उसमें हमारा क्या फोकस रहेगा, उसी को अमृत काल कहा जा रहा है। तो इसी अमृत काल को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में 4 बातों पर प्राथमिकता दी गई है। तो ये प्राथमिकता आपसे पूछी जाएगी। ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से इस बजट में किस बात को प्राथमिकता नहीं दी गई। तो देखिए किन किन बातों को प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहले है पीएम गति शक्ति। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, बस अभी आप सुन लीजिए कि किन 4 बातों पर प्राथमिकता दी गई है। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा है उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और जलवायु कार्रवाई यानी कि प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। और चौथी प्राथमिकता है निवेश का वित्त पोषण करना, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इन 4 बातों पर प्राथमिकता दी गई है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि 2022-23 में कितना राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है, कितना राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि 2022-23 में कितने % राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। डायरेक्ट ये डाटा पूछा जाएगा। तो इससे तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि देखिए वर्ष 2022-23 में कितना राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है, 6.4%। ये जीडीपी का प्रतिशत है, मतलब कि जीडीपी का 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं पर आपका खर्चा कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। तो 10 रुपये बढ़ गया ना, तो 10 रुपये आप मैनेज करेंगे ना कहीं से, तो उसी को कहा जाएगा, सरकार के टर्म में आप देखेंगे तो उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। तो 6.4% जीडीपी का 2022-23 में राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। और 2021-22 में जो संशोधित अनुमान था ये 6.9% था, पर अगले 2022-23 में 6.4% होने का अनुमान है। उसके बाद राजस्व घाटा, तो 2022-23 में 3.8%, ये सब जीडीपी का प्रतिशत है, याद रखिएगा, 3.8% राजस्व घाटा होने का अनुमान है। और पिछले 2021-22 में 4.7% था। तीसरा है प्रभावी राजस्व घाटा, ये 2.8% होने का अनुमान है 2022-23 में, और 2021-22 में 3.7% का अनुमान है। और प्राथमिक घाटा 2.6% होने का अनुमान है, जो कि 2021-22 में 3.3% होने का अनुमान है। क्योंकि जो बजट है ये 1 अप्रैल से शुरू होगा। 2022-23 का बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, और जो 2021-22 का बजट था यह भी 31 मार्च तक तो रहेगा ही ना। तो 31 मार्च तक जो प्राथमिक घाटा है ये 3.3% होने का अनुमान है, पर जो अगला 2022-23 का बजट है इसमें 2.6% होने का अनुमान है। तो इसमें आपको राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा ये दोनों जरूर पता होने चाहिए। तो 2022-23 में 6.4% राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्व घाटा 3.8% होने का अनुमान है, ये जीडीपी का प्रतिशत है। तो आगे अब हम देखते हैं। तो मैंने इस बार जिस मंत्रालय को जितना बजट आवंटित किया गया है इसे एक ही पेज में कवर कर दिया है कि किस मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है और पिछली बार के बजट से
कितनी % की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो मैंने इसे एक ही पेज में कवर कर दिया है। पहले हम इसको एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि देख लेते हैं कि किस मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको याद रखना है। पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, इसीलिए मैंने कवर किया है। तो इस बार का सबसे ज़्यादा बजट रक्षा पर खर्च किया गया है, डिफेंस पर। कितना? 5,25,166 करोड़ रुपये। तो आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि 2022-23 के बजट का सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस पर खर्चा किया गया है? तो डिफेंस पर खर्चा किया गया है। कितना खर्चा किया गया है? 5,25,166 करोड़ रुपये। और जो 2021-22 का संशोधित अनुमान था उससे ये 4.4% अधिक है पिछली बार से। और ये इस बार का बजट देखा जाए तो कुल बजट के एक्सपेंडिचर का 13.3% डिफेंस पर खर्चा किया जा रहा है। कितना? 13.3%। दूसरे नंबर पर देखते हैं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस मंत्रालय को 2,17,684 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछली बार से 28.5% कम है। पिछली बार ज़्यादा था पर इस बार कमी की गई है 28.5% की। तीसरे नंबर पर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इस मंत्रालय को 1,99,108 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये मंत्रालय किसके अधीन आता है? नितिन गडकरी जी के अधीन आता है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय। और इस मंत्रालय को 1,99,108 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और पिछली बार के बजट के संशोधित अनुमान से ये 51.8% की वृद्धि की गई है पिछली बार के बजट से। कितनी? 51.8%। तो एक बार हम इन डाटा को देख लेते हैं, फिर मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन सा याद करना है। उसके बाद है होम अफेयर, गृह मंत्रालय। किसके अधीन है ये? अमित शाह के अधीन है। तो इस मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? 1,85,776 करोड़ रुपये। और वृद्धि कितनी हुई है? 7.3% वृद्धि की गई है पिछली बार से। कितना? 7.3%। उसके बाद देखते हैं रेलवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये पूरी फिगर आपको याद होनी चाहिए। तो रेलवे को कितना बजट आवंटित किया गया है? 1,40,367 करोड़ रुपए रेलवे को आवंटित किए गए हैं इस बार, जो कि पिछली बार के संशोधित अनुमान से कितना ज़्यादा है? 16.9% की वृद्धि की गई है पिछली बार से। कितना बजट है? 1,40,367 करोड़ रुपए। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के मंत्रालय के लिए। तो 1,38,204 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछली बार से 10.9% इसमें कमी की गई है। रूरल डेवलपमेंट में कितनी? 10.9% की कमी की गई है। उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि कृषि मंत्रालय। तो इसको कितना आवंटित किया गया है? 1,32,514 करोड़ रुपए। और ये पिछली बार से 4.5% की वृद्धि की गई है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इसमें 1,07,715 करोड़ रुपए इस मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछली बार के संशोधित अनुमान से 24% की इसमें कमी की गई है। तो याद रखिएगा, इसमें कमी की गई। उसके बाद है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार मंत्रालय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको बताता हूँ। तो इस बार इस मंत्रालय को 1,05,407 करोड़ रुपए मिले हैं। इतने का बजट आवंटित हुआ है। पर ये याद रखिएगा कि पिछली बार से 93.3% की वृद्धि की गई है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसी के बजट में वृद्धि की गई है। कितनी? 93.3% की वृद्धि। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। उसके बाद है एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? 1,04,278 करोड़ रुपए। और पिछली बार से 18.5% की वृद्धि की गई है। उसके बाद है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इस पर 86,201 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि मामूली सी वृद्धि हुई है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे मामूली सी वृद्धि हुई है 0.2% की। उसके बाद है जल शक्ति। तो जल शक्ति मंत्रालय को कितना आवंटित किया गया है बजट? 86,189 करोड़ रुपए। और पिछली बार से 24.8% की वृद्धि की गई है। उसके बाद है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसको 76.549 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें पिछली बार से 3.7% की वृद्धि की गई है। और बाकी के जो अन्य मंत्रालय हैं उनको बचा हुआ 18,39,751 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछली बार से 5.5% की वृद्धि की गई है। तो ये हमने एक बार पूरा डाटा पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें याद क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है
कि 2022-23 के बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस मंत्रालय को दिया गया है? तो किसको दिया गया है? डिफेंस, रक्षा मंत्रालय को। कितना दिया गया है? 5,25,166 करोड़ रुपये, और ये कुल बजट का 13.3% आवंटित किया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको ये याद होना चाहिए कि पिछली बार के बजट के संशोधित अनुमान से इस बार किस बजट में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है? तो किस मंत्रालय के बजट में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है? कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय में 93.3% की वृद्धि देखने को मिली है। ये आपको याद होना चाहिए। और तीसरा, आपको रेलवे का बजट याद होना चाहिए। ये पूरी अमाउंट आपको याद होनी चाहिए कि रेलवे को कितना बजट आवंटित किया गया है। 1,40,367 करोड़ रुपये, ये आपको याद होना चाहिए। 3 चीज़ें हमने याद रख ली। चौथी आपको याद होनी चाहिए कि किसके बजट में सबसे ज़्यादा कमी की गई है। वृद्धि हमने देख ली कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय में की गई है, और सबसे ज़्यादा कमी किस मंत्रालय में की गई है? तो कौन सा मंत्रालय है? कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो 28.5% की कमी की गई है इस मंत्रालय में, ये याद रखेगा। तो इन 4 मंत्रालयों का डाटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इतना सारा डाटा तो आप याद नहीं रख सकते। पर क्या क्या याद रखना है कि इस बार के बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा डिफेंस पे खर्च होगा, और ये बजट याद रखना 5,25,166 करोड़ रुपये, और कुल बजट का 13.3% है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि रेलवे का बजट कितना है, ये याद होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे का बजट पूछा जा सकता है। 1,40,367 करोड़ रुपये। और तीसरा आपको याद रखना है कि पिछली बार से किसके बजट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? तो कम्युनिकेशन, और वृद्धि कितनी हुई है ये याद रखना है। 93.3% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई है? तो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 28.5% की। तो ये डाटा आपको याद रखना है। और बाकी आप इतना याद नहीं रख सकते, पर हाँ, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा। अगर इसे बाहर आएगा तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा। तो बाकी एक बार पढ़ लेना, पर जो मैंने आपको बताया है इन 4 चीज़ों को तो रट लेना, क्योंकि ये तो पूछी ही जाएंगी। आपको देखना किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर मिलेगा, जो मैंने आपको 4 डाटा बताए हैं। तो हमने मंत्रालय देख लिया कि किस मंत्रालय को कितना आवंटित किया गया है, और दूसरे पेज में मैंने जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर कितना खर्चा किया जा रहा है, और पिछली बार से कितनी की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, उसे भी एक ही स्लाइड में कवर कर दिया। और इस एक ही स्लाइड से बहुत से प्रश्न बनेंगे, देखना, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस बार के बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस योजना पर खर्चा किया जा रहा है। जैसे हमने पीछे देखा कि किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा दिया गया है, रक्षा मंत्रालय को, उसी प्रकार जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा बजट किसको दिया गया है? तो मनरेगा को। याद रखेगा, मनरेगा को दिया गया है 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि 2021-22 के संशोधन अनुमान से पिछली बार से 25.5% कम है। पर इस बार का जो बजट है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा मनरेगा को ही दिया गया है। कितना? 73,000 करोड़ रुपए। ये अमाउंट भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हिस्सा है ना, तो अमाउंट आपसे पूछी जा सकती है कि मनरेगा को कितना बजट आवंटित किया गया है। 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरे नंबर पर है पीएम किसान योजना, इसे 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछली बार से मामूली सी वृद्धि हुई है 0.7% की। तीसरे नंबर पर जल जीवन मिशन, इसे 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और पिछली बार के संशोधित अनुमान से 33.3% की वृद्धि हुई है। और चौथे नंबर पर है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसे 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 1.3% की वृद्धि हुई है। तो ये सभी आपको डाटा याद नहीं रखने, मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से याद रखने हैं, और आगे अभी हम की पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। ये तो मैं आपको बस एक बार मोटा मोटा ये बता रहा हूँ कि किस मंत्रालय को और किस योजना पर कितना खर्चा हुआ है। आगे हम की पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, तो अभी बस आप इतना देख लीजिए कि कहाँ पर कितना कितना खर्चा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर 48,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, बजट आवंटित हुआ है। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन मिशन, इस पर 39,553 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 28.4% की इसमें भी वृद्धि हुई है। उसके बाद है नेशनल हेल्थ मिशन, इस पर 37,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें पिछली बार से 8.2% की वृद्धि की गई है। उसके बाद है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इस योजना को 20,263 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें
1.3% की वृद्धि की गई है। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इस योजना को 19,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, और इसमें भी पिछली बार से 35.7% की वृद्धि देखने को मिल रही है, और यही सबसे ज़्यादा वृद्धि भी है 35.7% की इसी योजना पर। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस पर 15,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, और इसमें 3.1% की कमी देखने को मिल रही है पिछली बार से। उसके बाद है नेशनल लाइवलीहुड मिशन आजीविका। इस योजना पर 14,236 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है, जिसमें पिछली बार से 13.8% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो केंद्र सरकार की जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ना, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर देख लेना। मैंने जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनके बारे में पढ़ाया हुआ है। आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। मैंने वहाँ पर 2014 से लेकर 2021 तक जितनी भी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सबको कवर किया है, आप जरूर देख लेना। उसके बाद देखते हैं अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन। इस योजना पर, स्मार्ट सिटी मिशन पर कितना खर्चा किया जाएगा? 14,100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है इस योजना के लिए, और ये पिछली बार से 1.4% की वृद्धि देखने को मिल रही है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इस योजना पर 12,954 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए, पिछली बार से 2% की वृद्धि देखने को मिल रही है। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की जाएगी, और इसके लिए बजट आवंटित किया गया है 10,433 करोड़ रुपए। उसके बाद है पीएम पोषण योजना। इस पर बजट आवंटित किया गया है 10,234 करोड़ रुपए। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि किस योजना पर कितना बजट आवंटित किया गया है। आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि किस योजना पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। सबसे ज़्यादा बजट किस योजना के लिए आवंटित किया गया है? मनरेगा के लिए। और कितना आवंटित किया गया है ये भी आपको याद होना चाहिए। 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और दूसरा आपको याद रखना है कि पिछली बार से किस योजना पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, मतलब वृद्धि देखने को मिली है, तो वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 35.7% की वृद्धि देखने को मिल रही है पिछली बार से। किस पर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर। तो इन दोनों योजनाओं के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। और तीसरा एक प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी याद रख लेना, ये भी काफ़ी चर्चाओं में है। तो इसके लिए 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो इन तीनों योजनाओं के आंकड़े आप याद रख लेना, बाकी आप सबको एक बार पढ़ लेना। एक मनरेगा, एक प्रधानमंत्री आवास योजना, और तीसरा हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर पिछली बार से सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है बजट में। तो इन तीनों योजनाओं के आंकड़े याद रख लेना और बाकी को एक बार पढ़ लेना। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं पीएम गति शक्ति। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि 4 बातों पर प्राथमिकता दी जाएगी, उसमें से एक था ना पीएम गति शक्ति। तो हम देख लेते हैं कि आखिर ये पीएम गति शक्ति है क्या। तो पीएम गति शक्ति को 7 स्तंभों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें कौन कौन से स्तंभ आएंगे? सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप याद रख लेना। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं आसान शब्दों में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ मंत्रालयों को आपस में लिंक किया गया है ताकि वो मिलकर विकास कर सके, अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा सकें। उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए उन्हें आपस में लिंक कर दिया गया है ताकि वो एक साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें और विकास तेजी से हो। तो उसमें सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक, तो इन्हीं 7 स्तंभों को पीएम गति शक्ति कहा गया है। तो पीएम गति शक्ति के माध्यम से 7 इंजन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। इसके माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ होकर अधिक मात्रा में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो यह पीएम गति शक्ति। इन 7 स्तंभों के बारे में आप याद रखना, सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आगे अब हम एक एक करके जो बजट के हाईलाइटेड पॉइंट हैं ना, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सड़क परिवहन। तो इस बार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में, मतलब नेशनल हाईवेज में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। कितना विस्तार? 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। और इसके लिए कितना बजट जुटाया गया है? 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, याद रखिएगा। तो आपको ये याद रखना है कि कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा।
तो सड़क परिवहन देख लिया। उसके बाद देखते हैं पर्वतमाला। तो पर्वतमाला क्या है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अधीन पर्वतमाला को पीपीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा, जिसमें सरकार और पब्लिक मिलकर किसी योजना पर कार्य करती है। तो पीपीपी प्रारूप में किसको लाया गया है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को लाया गया है। तो 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो रोपवे परियोजनाएं क्या होती हैं? तो आपने देखे ना उड़न खटोले जो पहाड़ों पर होते हैं, उड़न खटोले जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं उड़न खटोलों पर, तो उसी को कहा गया है पर्वतमाला। तो 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाएं बनाई जाएंगी 2022-23 में। कितनी रोपवे परियोजनाएं? 8 रोपवे परियोजनाएं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं रेलवे। तो स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट क्या है? जैसे आपने सुना होगा ना, आगरे का पेठा काफ़ी मशहूर है। इसी तरह इस बार क्या किया जाएगा कि हर स्टेशन का एक प्रोडक्ट जो वहाँ का खास है उसे लोकप्रिय बनाया जाएगा। जैसे आगरे का पेठा काफ़ी मशहूर है, इससे क्या होता है, उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पर काम किया जाएगा, इसे लोकप्रिय बनाया जाएगा। उसके बाद है कि अगले 3 सालों के दौरान 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में कि कितनी वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण होगा? 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण होगा। उसके बाद है अगले 3 सालों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। कितने कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? 100। ये सब आपको याद रखना है। 400 वंदे भारत ट्रेन है, 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं केन बेतवा प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है? आपको पता है ना कि यमुना की दोनों सहायक नदियां हैं। मैंने आपको भारत की नदियों की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको मैप से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ट्रिक की सहायता से। तो जो यमुना नदी है उसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, ये वाली केन और बेतवा। तो इसमें क्या किया जाएगा कि दोनों के पानी को आपस में मिलाया जाएगा। बेतवा नदी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है और जो केन नदी है ये सूख जाती है। तो इन दोनों नदियों के पानी को आपस में मिलाया जाएगा, इसी को कहा गया है केन बेतवा प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा? तो निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें लागत कितनी लगेगी? 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, ये बढ़ भी सकती है। तो केन बेतवा संपर्क परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे लाभ क्या होगा? किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधाएं मिलेगी, 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी, 103 मेगावाट पन बिजली बनेगी, इससे 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो ये आपको याद रखना है, कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी? 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को, 62 लाख लोगों को पीने की जल की आपूर्ति होगी और बिजली कितनी बनेगी? तो 103 मेगावाट इससे बिजली बनेगी और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध होगा। तो यह है केन बेतवा प्रोजेक्ट, आपको याद होना चाहिए। तो उसके बाद आते हैं शिक्षा पर। तो शिक्षा में 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम की बात की गई है। तो ये 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम क्या है? तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल यह प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत चलाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के तहत पहले 12 चैनल थे, तो पहले 12 चैनल टीवी पर आते थे, पर अब इन्हें बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा। तो पहले क्या था, अभी लॉकडाउन में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक 12 चैनल आते थे हर क्लास के लिए, पर अब इन्हें बढ़ाकर 12 चैनलों से 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री ई विद्या योजना क्या है? तो इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस से बच्चों को सुरक्षित रखते हुए घर पर डिजिटली तौर पर शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब कि घर पर बैठकर ही वो पढ़ सकते हैं, जिससे बच्चों को घर पर ही रहकर टीवी के माध्यम से एजुकेशनल कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। तो पहले 12 चैनल आते थे, पर अब इन्हें बढ़ाकर 200 चैनल कर दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने चैनल कर दिया गया है? 200 टीवी चैनल। उसके बाद है हर घर नल से जल। तो हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। कितने परिवार हैं ये जरूर याद रखिएगा, 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। और इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो हर घर नल से जल तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी योजना है, कि हर घर में टूटी से पानी मिले, नल से पानी मिले,
तो इसके लिए 3.8 करोड़ परिवारों को इस बार शामिल किया जाएगा और इसमें 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को आगे पूरा किया जाएगा 2022-23 में और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा कि कितने नए घर बनाए जाएंगे, 80 लाख घर, और कितने करोड़ रुपए का बजट है, 48,000 करोड़ रुपए का बजट है। उसके बाद है पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विकास पहल। तो पूर्वोत्तर यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना शुरू की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिवाइन योजना, पीएम डिवाइन योजना किसके लिए है? तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी ना तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो डिवाइन की फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम डिवाइन है ना, तो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, डिवाइन यानी कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, एनई का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए ये योजना है। तो इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समृद्ध बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट आवंटन किया जा रहा है। मतलब कि युवा और महिलाओं के रोजगार के लिए बजट आवंटन किया जा रहा है पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं ई पासपोर्ट। तो इस बार नागरिकों को उनकी विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए 2022-23 में एम्बेडेड चिप का इस्तेमाल करते हुए ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। तो आप पासपोर्ट में देख रहे हैं ना चिप लगी हुई है, तो इसी को कह रहे हैं ई पासपोर्ट। इसमें एम्बेडेड चिप का इस्तेमाल किया जाएगा और ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा 2022। ई पासपोर्ट हमने देख लिया। देखते हैं डिजिटल रुपया। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 में डिजिटल रुपये की भी शुरुआत की जा रही है। यह भी आपको पता होनी चाहिए। ई पासपोर्ट की शुरुआत भी होगी और डिजिटल रुपये की भी शुरुआत होगी। उसके बाद है सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो सहकारी समितियों के लिए जो कर का भुगतान था, पहले टैक्स लगता था 18.5%, अब इसे घटाकर 15% कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। और जिन सहकारी समितियों की कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है, उन पर जो सरचार्ज लगता था पहले 12% लगता था, इसे भी अब घटाकर 7% कर दिया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी। ये काफ़ी चर्चा में है, तो ये आपको पता भी होगा कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय से कि प्रॉफिट पर होने वाली आय पर 30% का टैक्स लगेगा। तो पहले इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, पर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है इस पर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 30% का टैक्स लगेगा। पर अगर आपको लॉस होगा तो वो सरकार का नहीं होगा, यानी कि आप उस लॉस को कहीं पर एडजस्ट नहीं कर सकते। पर अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उसका 30% सरकार ले लेगी। और वर्चुअल डिजिटल एसेट के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम पर 1% टीडीएस भी लगेगा। तो 30% टैक्स तो लगेगा और एक निश्चित मौद्रिक सीमा से अगर एक ऊपर की रकम पर भुगतान होता है तो उस पर 1% टीडीएस भी लगेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ईंधन के मिश्रण से संबंधी बढ़ावा देने के लिए शुल्क। तो आपको पता होगा कि जो भी पेट्रोल है इसमें और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि इथेनॉल मिलाया जाता है। तो जो भी गैर मिश्रित ईंधन है जिसमें यानी कि कोई भी चीज़ नहीं मिलाई जा रही, उस पर 1 अक्टूबर 2022 से उस पर 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यानी कि जो सरकार ने कहा हुआ है ना कि इथेनॉल मिलाना है या जो अन्य चीज़ें मिलानी है वो मिलानी पड़ेगी। अगर गैर मिश्रित ईंधन है उस पर 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा सरकार द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं रक्षा में आत्मनिर्भरता। तो 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया गया है। तो बजट का जो पार्ट जिससे हथियार खरीदे जाते हैं इसका 68% भाग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को एलोकेट किया जा रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। और 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। और जो 25% है इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी खर्च किया जाएगा। उसके बाद है MSME। तो MSME की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो 130 लाख MSME को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना, जिसे ECLGS कहा जाता है, इसके तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया। अभी 2021-22 में इन्हें अतिरिक्त कर्ज दिया गया और इसी स्कीम को अब
2023 तक बढ़ाया जाएगा। इस बजट में कहा गया है कि इसी स्कीम को अब 2023 तक बढ़ाया जाएगा और ECLGS के तहत जो गारंटी कवर था पहले 50,000 करोड़ रुपए का था, इसे बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए का कर दिया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रैंप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रैंप कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से है। तो रैंप की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो रैंप की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ये इसकी रैंप की फुल फॉर्म है।